नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंशुमन नायक और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इंडियन डिफेंस न्यूज की डिफेंस टॉक सीरीज में, जहां पर हम रोज नए नए डिफेंस अपडेट्स के बारे में बात करते हैं। तो चलिए देर न करते हुए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज की पहली अपडेट ब्रह्मोस एनजी मिसाइल को लेकर। कुछ दिन पहले मैंने आप सभी को बताया था कि भारत की तरफ से भी लखनऊ में ब्रह्मोस एरोस्पेस के लिए लगभग 200 एकड़ की जमीन को एलोकेट किया गया था, जहां पर आगे चल के ब्रह्मोस एरोस्पेस एक बहुत ही बड़ी फैसिलिटी को बनाने वाली है और यहां पर आगे चल के मेनली ब्रह्मोस एनजी मिसाइल की प्रोडक्शन को करने का प्लान किया गया है। अभी से ही ब्रह्मोस एरोस्पेस की तरफ से वहां पर ग्राउंड वर्क को करना शुरू किया जा चुका है, क्योंकि 2023 तक ब्रह्मोस एनजी की टेस्टिंग को शुरू करने का प्लान किया गया है और इंडियन एयरफोर्स की तरफ से ब्रह्मोस एनजी प्रोग्राम को काफी सपोर्ट किया जा रहा है, क्योंकि ब्रह्मोस ए के बाद ये पहला ऐसा एयर लॉन्च क्रूज मिसाइल होने वाला है जो कि मार्क 3.5 की रफ्तार को हासिल कर सकता है और इसे कोई भी एयरक्राफ्ट में आसानी से इंटीग्रेट किया जा सकता है। जबकि ब्रह्मोस ए की बात करें, इसको सिर्फ Su-30 MKI में इस्तेमाल किया जा सकता है। अभी पता चला है कि दरअसल भारत के अलावा और भी कई सारे देश हैं जो कि ब्रह्मोस एनजी को एक्वायर करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ब्रह्मोस ए को सिर्फ Su-30 ही कैरी कर पाएगा और वही सुखोई इसको कैरी कर पाएगा, जिसको स्पेशली ब्रह्मोस मिसाइल को कैरी करने के लिए मॉडिफाई किया जाएगा। लेकिन ब्रह्मोस एनजी की बात करें तो इसके साथ काफ़ी सारे फ्लेक्सिबिलिटी मिल जाएगी और स्पेशली अभी साउथ ईस्ट एशियन नेशन की तरफ से इसको एक्वायर करने का फैसला किया जा रहा है, क्योंकि चाइनीज इन्फ्लुएंस को काउंटर करने के लिए ये उनके लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भले ही ब्रह्मोस एनजी साइज में थोड़ा छोटा होने वाला है, लेकिन एक ब्रह्मोस एनजी लगभग 4000 से 6000 टन डिस्प्लेसमेंट वाली किसी भी वॉरशिप्स को डिस्ट्रॉय कर सकता है और मार्केट में अभी इसका कोई भी अल्टरनेटिव मौजूद नहीं है, जिस वजह से ब्रह्मोस एरोस्पेस को उम्मीद है कि इंडियन एयरफोर्स के अलावा इसकी मैसिव एक्सपोर्ट ऑर्डर भी आगे चल के भारत को मिलने वाला है। अगला अपडेट यूएवीज को लेके। आप सबको पता होगा कि फ्यूचर वॉरफेयर में ड्रोन या यूएवीज एक मेजर रोल को प्ले करने वाले हैं और हमारे दुश्मन यानी कि चाइना के पास पहले से ही ड्रोन्स की एक बहुत बड़ी फ्लीट मौजूद है और वो पाकिस्तान को भी अभी आर्म ड्रोन से इक्विप करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन उसी हिसाब से हमारे पास इतने ज्यादा आर्म ड्रोन मौजूद नहीं है। हालांकि अभी हम प्रेडेटर ड्रोन या हेरॉन जैसे ड्रोन के आर्म वेरिएंट को भी हासिल करने की कोशिश करें, लेकिन ये काफी महंगे पड़ रहे हैं, जिस वजह से हम सिर्फ इम्पोर्ट करके अपनी रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर सकते हैं। अभी हमारे इंडिजिनस यूएवी प्रोग्राम की बात करें तो हमारी रुस्तम 2 प्रोग्राम, जिसकी फ्लाइट ट्रायल इसी साल के एंड तक होने की खबर सामने आई थी, फिलहाल के लिए इसको लेके कोई भी रिसेंट अपडेट सामने नहीं आया है और डीआरडीओ के अलावा हमारे पास कोई दूसरी ऐसी एजेंसी मौजूद नहीं है जो कि ऐसे मेल या हेल कैटेगरी के ड्रोन को बना सके और उसको मैन्युफैक्चर कर पाए। इसी वजह से गवर्नमेंट की तरफ से एक नया फैसला लिया गया था और हाल ही में ही गवर्नमेंट की तरफ से स्वॉर्म ड्रोन्स और कार्गो ड्रोन्स को भी बनाने के लिए इंडियन प्राइवेट सेक्टर कंपनियों को अप्रूवल दे दिया गया था और अभी गवर्नमेंट की तरफ से हमारे कुछ लीडिंग प्राइवेट सेक्टर डिफेंस कंपनियों को भी मेल और हेल कैटेगरी के ड्रोन को बनाने के लिए अप्रूवल देने की बात की गई है। और पहले से आपको पता होगा L&T और टाटा एडवांस सिस्टम के अलावा न्यू स्पेस टेक्नोलॉजी जैसे कंपनी भी इस कैटेगरी की यूएवी को बनाने की कोशिश कर रहे हैं और इसमें अभी L&T की तरफ से पहले से ही अपने एक ड्रोन की कॉन्सेप्ट को डिस्प्ले किया जा चुका था और अभी इन सभी कंपनियों की तरफ से गवर्नमेंट को इन्हें इन ड्रोन्स को मैन्युफैक्चर करने के लिए अप्रूवल देने के लिए रिक्वेस्ट किया गया था और गवर्नमेंट की तरफ से उन सभी कंपनियों को एनकरेज करते हुए उन्हें अपने अपने यूएवीज को डेवलप करने के लिए क्लियरेंस दिया जाने वाला है। और जहां तक इनकी टेक्नोलॉजी की बात रही तो अभी हमारे पास ऐसे टेक्नोलॉजी मौजूद है जहां पर हम खुद के ड्रोन को मैन्युफैक्चर कर सकते हैं, लेकिन ज़रूरत पड़ने पर हमारे जो प्राइवेट सेक्टर कंपनी होने वाले वो किसी फॉरेन ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर के साथ टाई अप करके भी टीओडी के साथ भी इन ड्रोन्स को आगे चल के भारत में मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर सकते हैं। अगला अपडेट इंडियन एयरफोर्स की तरफ से है। आप सबको पता होगा कि हमारे वर्तमान के एयरफोर्स के एयर चीफ मार्शल RKS भदौरिया इसी महीने 30 तारीख को रिटायर होने वाले हैं और अभी उनको रिप्लेस करने के लिए इंडियन एयरफोर्स को अभी एक नए चीफ को अपॉइंट करने की जरूरत पड़ने वाली है। लेकिन कल तक इसको लेके काफी सारा कंफ्यूजन चल रहा था कि इंडियन एयरफोर्स की तरफ से नए चीफ के तौर पर किन को अपॉइंट किया जाएगा। लेकिन आज इसको लेके कुछ रिपोर्ट सामने आए थे जिसमें बताया जा रहा है कि गवर्नमेंट की तरफ से अभी एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी जी को इंडियन एयरफोर्स के नए चीफ के तौर पर अपॉइंट करने का प्लान किया गया और अभी वो इंडियन एयरफोर्स के वाइस चीफ के तौर पर काम कर रहे हैं और RKS भदौरिया जी रिटायर होने के बाद
एयर मार्शल विवेक चौधरी इंडियन एयरफोर्स के सबसे सीनियर मोस्ट ऑफिसर होने वाले हैं। साथ ही उनके पास अभी लगभग 3800 घंटे का फ्लाइंग एक्सपीरियंस मौजूद है, जिसमें उन्होंने MiG-21, MiG-29 और सुखोई जैसे फाइटर जेट को उड़ा चुके हैं। इसके अलावा कारगिल वॉर के दौरान भी उन्होंने एक नहीं बल्कि कई मिशन को फ्लाई किया था। उन्होंने 1982 के आसपास इंडियन एयरफोर्स ज्वाइन किया था और उसके बाद जब राफेल को इंडियन एयरफोर्स में ऑफिशियली शामिल किया गया था तो उस दौरान भी वो वेस्टर्न कमांड के चीफ के तौर पर अपॉइंट थे और उन्हीं के द्वारा ही पहली राफेल स्क्वाड्रन को अंबाला एयरबेस में तैनात किया गया था। साथ ही राफेल डील के साथ इनका काफी क्लोज कनेक्शन है, क्योंकि जब राफेल डील को फाइनल किया जा रहा था तब ये न्यू दिल्ली की हेडक्वार्टर में मौजूद थे और पूरी राफेल डील को इनकी निगरानी में ही किया जा रहा था। अगला अपडेट चाइना को लेके। अब सबको याद होगा चाइना अभी लगभग 40,000 टन डिस्प्लेसमेंट वाले लैंडिंग हेलीकॉप्टर डॉग को बनाने की कोशिश कर रहा है, जिनको टाइप 75 क्लास के वेसल कहा जा रहा है और चाइना अभी ऐसे 3 वेसल को लॉन्च भी कर चुका है। इनको यूनाइटेड स्टेट नेवी के अलावा दुनिया के सबसे बड़े एम्फीबियस वेसल कहा जा सकता है। इनमें चाइना हेलीकॉप्टर्स के अलावा ट्रूप्स और आर्मर्ड व्हीकल को भी जरूरत पड़ने पर ट्रांसपोर्ट कर सकता है। इस व्हीकल को मेनली चाइना अभी किसी आइलैंड पर लार्ज स्केल की डिप्लॉयमेंट करने के लिए या बड़ी मात्रा में एम्फीबियस ऑपरेशन को लॉन्च करने के लिए इस्तेमाल कर सकता है और मे भी चाइना यहाँ पे ताइवान पर कब्जा करने के लिए इनको बनाने की कोशिश कर रहा है ताकि आगे चल के उसको मदद कर सके। लेकिन अभी पता चला है कि चाइना की तरफ से अब इन वेसल में से रशियन ओरिजिन KF-52 के हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करने का प्लान किया जा रहा है। चाइनीज एक्सपर्ट्स के मुताबिक चाइना हेलीकॉप्टर कैरियर में से हैवी अटैक हेलीकॉप्टर को ऑपरेट करना चाहता है, जिस वजह से वो अभी रशिया की KF-52 हेलीकॉप्टर को इवैल्यूएट कर रहे हैं और ऐसे कम से कम 32 हेलीकॉप्टर को आने वाले कुछ सालों में चाइना की तरफ से खरीदने का प्लान किया गया है। चाइना के पास अभी खुद की हैवी अटैक हेलीकॉप्टर मौजूद है, जिसको आप लोग जेट 10 हेलीकॉप्टर कह सकते हैं, लेकिन वो शिप बॉर्न ऑपरेशन के लिए सुइटेबल नहीं है और उनके इंजन भी इतने ताकतवर नहीं है जो कि शिप से हैवी पेलोड के साथ टेक ऑफ कर पाएंगे या फिर ऑपरेट कर पाएंगे। इसी वजह से वो अभी रशिया से KF-52 हेलीकॉप्टर को हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं। KF-52 की नेवल वेरिएंट की बात करें तो ये किसी भी सरफेस वेसल को लगभग 200 किलोमीटर की दूरी से डिटेक्ट कर सकता है, जो कि इसे लॉन्ग रेंज की क्रूज मिसाइल अटैक करने की कैपेबिलिटी दे सकता है। साथ ही इसमें अपनी लैंड बेस्ड वेरिएंट की तरह बाकी सभी वेपन जैसे कि एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को भी फायर करने की कैपेबिलिटी मौजूद होने वाली है। अभी चाइना की जेट 10 हेलीकॉप्टर्स की बात करें तो इनको चाइना नेवल ऑपरेशन में यूज करना नहीं चाहता है, क्योंकि इनमें इस्तेमाल होने वाले WZ-9 सीरीज के इंजन रशियन ओरिजिन VK-2500 सीरीज के इंजन के मुकाबले लगभग आधी हॉर्स पावर को जनरेट कर पाते हैं और इनके ब्लेड को भी फोल्ड नहीं किया जा सकता है और शिप बॉर्न ऑपरेशन के दौरान ये लॉन्ग रेंज की एंटीशिप स्ट्राइक भी नहीं कर सकते। अब इसके अलावा रशिया की तरफ से पहले भी बात बताया जा चुका है कि KF-52 हेलीकॉप्टर की एक्सपोर्ट कस्टमर के लिस्ट में भारत भी शामिल है, लेकिन अभी तक भारत की तरफ से इस हेलीकॉप्टर को हासिल करने के लिए एक्वायर करने के लिए कोई भी ऑफिशियल रिक्वेस्ट को रशिया को नहीं किया गया है। अगला अपडेट JF-17 को लेकर। पिछले कुछ दिनों से आपने देखा होगा अर्जेंटीना की तरफ से JF-17 को खरीदने की काफी सारे न्यूज सामने आ रही थी और इसके बाद से हर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में बिना वीजा वाले कमेंट की तादाद काफी बढ़ गया था। लेकिन पिछले कुछ दिनों से अर्जेंटीना की तरफ से JF-17 थंडर को खरीदने की जो खबर बताई जा रही थी ये काफी हद तक एक्यूरेट नहीं है, क्योंकि अभी अर्जेंटीना की मीडिया की तरफ से कुछ स्टेटमेंट को इशू किया गया और ये स्टेटमेंट अभी अर्जेंटीना के डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से इशू किया गया है और ये उनका ऑफिशियल प्रेस रिलीज था, जिसको अभी अर्जेंटीना की मीडिया की तरफ से बताया जा रहा है, जिसमें ये साफ साफ लिखा गया कि अर्जेंटीना की तरफ से अभी 2022 की फाइनेंशियल ईयर के अंदर $664 मिलियन को एलोकेट करने का प्लान किया गया है, जिसके अंदर वो मल्टीपल फाइटर जेट को खरीदने वाले हैं। लेकिन साथ ही ये भी बताया गया कि अभी तक अर्जेंटीना की तरफ से किसी भी फाइटर जेट को सिलेक्ट नहीं किया गया और ना ही अर्जेंटीना की तरफ से अभी किसी फाइटर जेट को अभी इवैल्यूएट करना शुरू किया गया। अभी सिर्फ इसके लिए फंड्स को एलोकेट करने की बात की गई है और फाइनेंशियल अप्रूवल मिलने के बाद ही वो आगे चल के कोई सुपरसोनिक मल्टीपल फाइटर जेट को खरीदने की प्रपोजल को आगे बढ़ाने वाले हैं। और साथ ही ये जो मल्टीपल फाइटर जेट टेंडर होने वाला है इसमें JF-17 नहीं बल्कि 4 और मल्टीपल फाइटर शामिल होने वाले हैं और इनको आगे चल के अर्जेंटीना की तरफ से इवैल्यूएट किया जाएगा और इनके साथ फाइनेंशियल डिस्कशन भी की जाएगी। अब इसमें हमारा कोई डायरेक्ट लेना देना नहीं होने वाला है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि इसमें तेजस का कोई चांस बनने वाला। लेकिन अभी तक JF-17 को ऑफिशियली अर्जेंटीना की तरफ से सिलेक्ट नहीं किया गया है।
आगे चल के JF-17 को वो सिलेक्ट करने वाले या नहीं, ये तो वक्त आने पर ही पता लगेगा, क्योंकि JF-17 के अलावा इस लिस्ट में अभी ग्रिपेन, TF-50 और Su-35 जैसे फाइटर जेट भी शामिल हैं। और इन सब में अगर कंपटीशन होगा तो JF-17 कभी भी Su-35 को किसी मामले में बीट नहीं कर पाएगा। बाकी अगर ग्रिपेन की बात करें या TF-50 की बात करें तो इनमें यूके ओरिजिन पार्ट्स होने की वजह से इन दोनों के सिलेक्ट होने के चांसेस काफ़ी कम नज़र आ रहे हैं। बाकी प्राइस और रिक्वायरमेंट की बात करें तो अगर अर्जेंटीना को यहाँ पे हैवीवेट क्लास का फाइटर चाहिए होगा तो वो Su-35 के साथ जा सकते हैं, लेकिन अगर उनको लाइट वेट क्लास की फाइटर की ज़रूरत होगी तो वो मे भी JF-17 के साथ जाना पसंद कर सकते हैं। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही, मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।